हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज की इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी का जो 8वां चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम पवन, तूफान और चक्रवात की हम पिक्चर दिखाई गई है। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि चक्रवात कैसे बनते हैं और उनके द्वारा जो हानियाँ होती हैं वो कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, ये है अध्याय 8। ठीक है, पवन, तूफान और चक्रवात। इसमें सबसे पहले देखिए पवन क्या होती है। पवन गतिशील वायु पवन कहलाती है। जब वायु थोड़ी स्पीड में चलने लगती है, वेग से चलने लगती है, तो उसी को ही हम पवन कहते हैं। वायु दाब डालती है, वायु प्रेशर जो डालती है उसको हम उदाहरण से समझेंगे। पहला देखिए, वायु की विपरीत दिशा में नाव चलाना कठिन होता है। जैसे वायु जब वेग के साथ चल रही है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ गई है, तो क्या होगा कि वो पवन कहलाएगी। और उसकी हम विपरीत दिशा में, जिस तरफ वो चल रही है इसकी विपरीत दिशा में अगर हम चलते हैं तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वायु जो है वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है। ठीक है, तो इसलिए नाव चलाना कठिन हो जाता है। तेज हवा में पतंग को उड़ाना कठिन होता है। ठीक है, इसके अलावा है साइकिल के टायर में हवा भरना आदि, क्योंकि साइकिल के टायर में इसी वजह से पूरी एकदम फुल जो है हवा इसमें नहीं भरी जाती है, क्योंकि क्या है कि मतलब कि जो हवा उसके जो टायर है, ठीक है, उसके अंदर जो भरी जा रही है वो भी प्रेशर डालेगी। जब उसको प्रेशर वो डालेगी और उसके लिए उसकी जगह नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, टायर बाहर से भी प्रेशर पड़ा है, अंदर से भी प्रेशर पड़ा है, तो टायर फट जाएगा। ठीक, तो इस वजह से तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि वायु दाब डालती है। नेक्स्ट है पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब जो है वो घट जाता है। यानी यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे इसे भी देखते हैं कि जब हम बॉटल के मुंह पर फूंक मार, एक हमने बॉटल ली है, ठीक है, और बॉटल में एक छोटी सी गेंद उसके मुंह के पास रखी हुई है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब हम मुंह के पास, बॉटल के मुंह के पास जब हम फूंक मारते हैं, तो मुंह के पास की जो वायु है उसका वेग, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो अधिक होगी वहाँ का जो वायु दाब है वो घट जाएगा, प्रेशर वहाँ का कम हो जाएगा। और जिससे क्या होगा, बॉटल के भीतर वायु दाब जो है वो, क्योंकि जो वायु का जो वेग है वो उसके मुंह पर बढ़ रहा है ना, जहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन बॉटल के अंदर भी वायु फील्ड है, ठीक है, और वहाँ का जो प्रेशर है वो बाहर के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो जिस जगह प्रेशर ज़्यादा होगा वो जो है बॉल को बाहर की तरफ ढकेलेगी। तो इस वजह से बॉटल जो बॉल है, ठीक है, वो बॉटल के अंदर फूंक मारने पर नहीं जाती है। तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद देखिए, पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है, क्योंकि देखिए जिधर प्रेशर पड़ रहा होता है उधर ही की तरफ मूवमेंट होता है पवन का। ठीक है, तो इसलिए अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ गति करती है। वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यही एक चीज़ बात कही गई है कि पवन का वेग जितना ज़्यादा अधिक होगा, प्रेशर उतना कम होगा। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि वायु दाब जो है, जो प्रेशर है, उनके बीच में जितना अधिक अंतर होगा, जितना ज़्यादा जो है, मतलब जितना ज़्यादा उसमें अंतर होगा, जितनी ज़्यादा प्रेशर कम होगा, उतना ही ज़्यादा जो वेग है वो बढ़ेगा वायु का। उसके बाद है गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। जब हम वायु को गर्म करते हैं तो वो फैलती हैं, ठीक है, और वह अधिक स्थान, जब फैलेगी तो अधिक स्थान घेरेगी। इसलिए गर्म वायु जो होती है वो ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। तो तभी जो है, जो धुआं है, आप देखिएगा धुआं जो होता है वो एयर का ही जो है कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे वो गर्म होने पर ही वो धुआं निकलता है, तो गर्म होने पर जो एयर होती है वो हल्की हो जाती है, और हल्की होती है तो वो फैलती है। ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ उठती है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनके यहाँ टेक्स्ट में नहीं लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो वायु है वो कैसे प्रेशर डाल रही है। पहले यहाँ पे दिया गया है कि गर्म गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है। हो क्या रहा है कि गर्म जल है, मतलब एक डिब्बा ले लिया गया, उसके अंदर पानी होगा, उसको जो है ऐसे बर्नर से पानी को गर्म किया गया। ठीक है, तो गर्म, यहाँ पे ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है कि जो एयर है उसको जो मतलब कि पानी के द्वारा जो जलवाष्प भी तो एक एयर का ही कंपोनेंट है, वो उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, वो फैलेगी। ठीक है, तो प्रेशर, वो फैलेगी तो वो प्रेशर भी डालेगी। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। अब देखिए कि गर्म जल से भरा जो डिब्बा था उसको जो है, जब ऊपर से हमने ठंडा पानी उसके ऊपर डाला तो उसके प्रेशर उसके ऊपर से भी पड़ा, और जो है अंदर से भी उसके ऊपर जो है प्रेशर पड़ा, तो इसका जो है शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि वायु जो एयर होती है, ठीक है, वो यहाँ पे जलवाष्प के फॉर्म में है, वो जो है उसका प्रसार हो रहा है। तो प्रसार हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो निकलेगी ही ना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बॉटल में वही फूंक मारने का दिखाया गया है। और दूसरे यहाँ पे दिखाया गया कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारना। पहले इनके पास एक पट्टी थी, जब इन्होंने ऊपर की तरफ फूंक मारी, कागज की पट्टी के ऊपर की तरफ जब फूंक मार रहे हैं, तो ऊपर की तरफ फूंक मारने पर क्या हो रहा है कि एयर जो है वहाँ पे वायु का वेग बढ़ रहा है, तो प्रेशर कम हो रहा है पट्टी के ऊपर का। ठीक है, लेकिन नीचे की जो पट्टी है उसका जो प्रेशर है वो अपना बरकरार है, तो नीचे जो है प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नीचे से ऊपर वो धक्का देगी, है ना।
तो पट्टी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ धक्का देगी, तो यही क्या है, इस तरीके से यहाँ पे उठती हुई दिख रही है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। एक और यहाँ पे दिखाया गया है कि ऊपर उठती हुई गर्म वायु। यहाँ पे देखिएगा कि जैसे यहाँ पे बताया गया था कि वायु जब गर्म होती है, ठीक है, वायु जब गर्म होती है तो क्या होता है कि वो जो है उसका प्रसार होता है, ठीक। तो वो गर्म होगी, हल्की होगी, हल्की होने के बाद ऊपर की तरफ उठेगी, उसका प्रसार होगा, फैलेगी। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले जो है तराजू में दोनों ही जो यहाँ पे थैलियाँ जो दी गई हैं वो एक बराबर हैं, और फिर उसके बाद कैंडल, एक थैली की तरफ जो है कैंडल रख दी गई है, उसके ऊपर की जो वायु है वो जब गर्म हो रही है तो वो ऊपर की तरफ मतलब उठ रही है, तो जिधर की तरफ वो एक पॉलीथीन की तरफ जा रही है तो वो ऊपर और हल्की हुई जा रही है, ठीक है। तो ये मतलब कि यहाँ पे गर्म करने की वजह से ये जो है हल्की हो गई है और ये भारी है, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई कि वायु जो है वो गर्म होने पर हल्की होती है और उसका प्रसार होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है पवन धाराओं का पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने का कारण उत्पन्न होना। मतलब यहाँ पे पवन धाराएं जो हैं, जब पृथ्वी असमान रूप से गर्म होती है तो उसके द्वारा वो पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो कैसे कैसे कहाँ क्या हो रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आप यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे, मतलब अभी हम आगे चल के अर्थ का देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अर्थ है, इसकी ये वाली जो रेखा होती है, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन जो होती है, भूमध्य रेखा, यहाँ की बात की जा रही है। तो भूमध्य रेखा और यहाँ पे पोल जो है इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य की जो किरणें, यहाँ पर जो किरणें होती हैं, इतना जो एरिया होता है यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ अधिक तापमान, तो सीधी पड़ रही है तो टेम्परेचर अधिक होगा ही, और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से पृथ्वी की सतह के निकट की जो वायु है वो गर्म होगी, और जब वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो जाहिर सी बात है, जब वायु जिस जगह की गर्म होकर के सतह से ऊपर उठ रही है तो उसकी जगह खाली हो रही है, तो उसकी जगह जो खाली हो रही है वहाँ पर ठंडी वायु, जो आसपास की जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास की जो ठंडी वायु है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री और 30 डिग्री जो अक्षांश है उससे भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख ही लेते हैं, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, ये देखिए, ये अर्थ का पूरा ही दिखाया गया। ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी सीधी पड़ती हैं, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जब यहाँ पे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वायु जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी। जब यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी, हल्की हो जाएगी, तो यहाँ पे जो जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इधर साइड की इस जगह की जो वायु है जो वो ऊपर उठी है, तो इधर की यहाँ पे ये 30 डिग्री होता है ना इधर, ठीक है, 30 और जो है 60 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो ये एयर है इधर की तरफ, यहाँ पे जो गर्म वायु है वो जब हल्की होकर के ऊपर उठ रही है तो यहाँ ध्रुवीय 0 डिग्री और 30 डिग्री के पास की जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं वो इसकी जगह ले रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। इस तरीके से उत्पन्न जो पवन धाराएं हैं वो उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। यहाँ पे देखिएगा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जब भी बात की जाएगी तो उत्तर और दक्षिण से ही भूमध्य रेखा की ओर पवनें बहती हैं। इसके अलावा है ध्रुवों की जो वायु है वो अत्यधिक ठंडी होती है। यहाँ पे बताया गया कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो वायु होती है वो अत्यधिक गर्म होती है, लेकिन जो ध्रुव जो होते हैं, ध्रुवों की जो वायु होती है वो अत्यधिक ठंडी होती है, जो कि 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की गर्म वायु के ऊपर उठने पर उनका स्थान ले लेती हैं। अब 60 डिग्री वाले जो एरिया हैं वहाँ की जो वायु है जब वो गर्म होकर के ऊपर उठती है तो ध्रुवीय वायु, ध्रुव की जो ठंडी वायु है वो उसकी जगह उसके स्थान आकर के ले लेती हैं। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्र की ओर होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से इस पिक्चर को देख लीजिए कि जब यहाँ की वायु गर्म होती है, ठीक है, ऊपर उठती है तो इधर की वायु आकर के ठंडी वायु इसकी जगह ले लेती है। उसी तरीके से यहाँ की जब वायु गर्म होती है ऊपर की तरफ उठती है तो ध्रुवों की वायु ठंडी जो है वो इधर आकर के ले लेती है, और इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो उत्तर से दक्षिण बताई गई है, ठीक है। पवन की प्रवाह की दिशा उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। दोनों ही तरह से हो रही है, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही जो है इन लोग की जो मतलब कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक और पिक्चर दिखाई गई है, ये चक्रवात की पिक्चर है। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि जो चक्रवात है वो जब बनता है तो इसकी ये जो है ये आई है,
ये वो पोर्शन दिखाया गया मिड पॉइंट, पूरे चक्रवात का जो मिड पॉइंट होता है जिसको आई बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, वहाँ जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा निम्न होता है। तो ये यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई, अभी आगे हम देखेंगे। और इस चक्रवात के कारण जो समुद्री लहरें जब ऊपर उठती हैं तो उनके द्वारा क्या तबाही मचाती है वो यहाँ पे आपदा का दिखाया गया। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अब आपदाओं को पढ़ने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। देखिए हम लोग ने अभी यहाँ पे क्या देखा कि भूमध्य रेखीय जो गर्म क्षेत्र थे, ठीक है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र थे, तो वहाँ से जो एयर्स का सॉरी जो वायु जो है उसका आदान प्रदान जो हो रहा था उसको हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ पे देखना है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। थल और जल का, इसको हम लोग ने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि जो मतलब पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि समुद्री समीर और जो थल समीर है, ठीक है, समुद्र समीर और थल समीर, ये बिल्कुल थल और जल का असमान रूप से गर्म होना इसी के अंतर्गत आता है कि जब समुद्र जो है वो जब गर्म होता है, ठीक है, तो समुद्र का गर्म होने का समय क्या होता है, दिन के समय में जो थल होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और समुद्र पानी जो होता है वो कम जो है वो गर्म होता है। ठीक है, तो समुद्र उसके जो थल की जो मतलब कि वायु है वो जब गर्म होकर के ऊपर उठती है तो समुद्र की वायु, ठंडी वायु आकर के उसकी जगह ले लेती है। तो ये जो समीर होती है उसको हम समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, ये चक्र पूरा चलता रहता है। वही रात की कंडीशन जो होती है तो वो उसको थल समीर कहते हैं, क्योंकि पानी जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी देर में वो ठंडा होता है, और ये जो मतलब कि जो स्थल है वो जितनी जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो थल से उधर जाना तो वो थल समीर कहलाएगी कि थल की जो ठंडी जो वायु है वो समुद्र की तरफ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है, अर्थात स्थल से समुद्र की ओर होती है। शीतकाल जब ठंडियों का समय होता है तो पवन की प्रवाह की दिशा जो होती है वो विपरीत होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि थल जो होता है वो अब शीतकाल आएगा तो उसमें और जल्दी जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो थल से समुद्र की ओर तो पानी जो है वो देर में जो है वो ठंडा होता है, तो थल की जो ठंडी वायु है वो जा करके जो है जो समुद्र की गर्म वायु जो उठी होगी उसकी जगह ले लेती है। ठीक, समुद्र से आने वाली गर्म मानसून हवाएं जो अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिससे वर्षा होती है। अब समुद्र से आने वाली जो गर्म मानसून हवाएं होती हैं, ठीक है, वो अपने साथ जलवाष्प लेकर आती है। यही जलवाष्प ही बादल का जो है रूप ले लेते हैं और फिर इसके बाद वर्षा करते हैं। उदाहरण देखिएगा कैसे, जैसे राजस्थान के मरुस्थलों के एक असमान तापन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा में से मानसून निर्मित होता है। हम लोग जानते हैं, देखिए कि थल जब गर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसकी गर्म वायु जैसे उठ रही है तो उसकी जगह लेने के लिए ठंडी वायु कहीं ना कहीं से आएगी। तो वही यहाँ बताया गया, जैसे राजस्थान के मरुस्थलों की असमान रूप से तापन जब ग्रीष्म काल में होता है तो वो गर्म हवाएं जब उसकी उठती हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होने लगता है, कि वहाँ से जो वायु है वो अपने साथ जो है जलवाष्प लेकर के उधर की तरफ आता है। ठीक है, यही मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर के आती है। ठीक है, मानसूनी जो ये पवन है ये अपने साथ हिंद महासागर से होती हुई आती है, तो वहाँ से जलवाष्प बहुत सारी लेकर के आती है, फिर ये मानसूनी वर्षाएं होती हैं। अब आती है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तड़ित झंझा। ठीक है, तड़ित झंझा क्या होता है, जब जो है तूफान या बहुत ज़्यादा आंधी वगैरह आती है तो आंधी या किसी भी चक्रवात, आंधी ही इसका छोटा स्वरूप होता है। ठीक है, तो उसमें जो बिजली कड़कती है उसी को ही हम तड़ित झंझा कहेंगे। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अक्सर विकसित होते रहते हैं। जब गिरती हुई जल की बूंदें, ये तड़ित झंडे यहाँ पे ये बताया गया कैसे बनते हैं, तो देखिएगा जब ये गिरती हुई जल की बूंदें, वही जो जलवाष्प जब ऊपर जाती है, मतलब वही गर्म होकर के जो जलवाष्प है वो ऊपर जब जाती है तो ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद बूंदों का रूप ले लेती है जो बहुत ज़्यादा संघनित हो जाती है, तो भारी जब बूंदें हो जाती हैं तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। ठीक है, तो गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई जो वायु है उसकी परस्पर आपस में जब क्रिया होती है तो बिजली कौंधती, यहाँ पे कहा गया है बिजली कड़कती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जब बिजली कड़कती है तो ध्वनि भी उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के साथ जो बिजली कड़कती है उसी को हम जो है तड़ित झंझावत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब है हमारा नेक्स्ट जो एक आपदा है एक तरीके से, वो है चक्रवात। तो चक्रवात के बारे में देख ले, जिसकी पिक्चर हम लोग ने देखी थी। चक्रवात क्या होता है, कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए, वर्षा की बूंदों को पुनः द्रव में परिवर्तित होने पर, जब यहाँ पे देख लीजिए फिर उसके बाद समझते हैं। वर्षा की बूंदों को पुनः द्रव में परिवर्तित होने पर उसमें से निकलने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है, क्योंकि जब जो है ये जो जलवाष्प है, ठीक है, वो जब ऊपर उठती है तो गर्म होकर के ऊपर उठती है ना, उसके अंदर जो है ऊष्मा तो रहती ही है, और ये जो ऊष्मा होती है ये जब
पुनः जब ये जलवाष्प जो है अब इसके अंदर हीट है, जब वो द्रवों का रूप लेगी तो वो हीट जो है वायुमंडल में रिलीज कर देगी ना। तो वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं, ऊष्मा से जब ये बूंदों में परिवर्तित जैसी ही होती है तो उसमें से निकलने वाली जो ऊष्मा आसपास की वायु को गर्म कर देती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। फिर यही जो गर्म वायु होती है क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। गर्म वायु ऊपर की तरफ उठती है, जिससे क्या होता है, प्रेशर जो होता है, वायु का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक मात्रा में वायु गति करने लगती है। क्या हुआ कि गर्म वायु ऊपर जैसे ही उठी तो जिससे वायु का जो प्रेशर है वो कम हो गया। अब वो हल्की होकर के ऊपर उठी है, ठीक है, तो उसका जो दाब है वो कम हो गया। दाब जैसे ही कम हुआ कि तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग वाली, अब जो सेंटर की तरफ जहाँ पे प्रेशर कम हुआ उसकी तरफ अब उच्च वेग वाली, खूब स्पीड वाली जो अधिक मात्रा में जो वायु है वो उसकी तरफ गति करेगी। जिधर जो है हाई स्पीड से पवन जो है गति करती है वहाँ पे प्रेशर अपने आप कम होने लग जाता है। ठीक है, इस चक्र की पुनरावृत्ति अंत में, ये जो चक्र पूरा बन रहा है वो पूरा चक्र बनता रहता है, ठीक है, और एंड में होता क्या है, एक एक तंत्र जैसा जो है बन जाता है, एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसके चारों ओर एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसके चारों उच्च वेग वाली वायु जो है मंडराती रहती है, ठीक है, और कुंडली, तो एक कुंडली के शेप में जो है वो घूमती रहती है, परतों का परत दर परत घूमती रहती है। यही मौसम, इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। तो ये जो तंत्र होता है इसके जो मिड पॉइंट होता है, मध्य पॉइंट जो होता है, वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एकदम निम्न होता है, ठीक है, वहाँ प्रेशर निम्न होता है, उससे काफ़ी डिस्टेंस पे जा करके ये जो है तेज़ हवाओं वाली जो मतलब कि तेज़ हवाएं हैं, पवनें हैं, ये बादलों के साथ, जो जलवाष्प वाले जो बादल हैं, घने बादल, उनके साथ ये काफ़ी डिस्टेंस पे मूवमेंट करती रहती है, कुंडलित मूवमेंट करती रहती है। यही पूरा क्या बनाता है, सिस्टम चक्रवात कहलाता है। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक है। चक्रवात की जो तापमान है और उसकी जो ह्यूमिडिटी है उसमें जो डिफरेंस लाते हैं वो वायु का जो वेग है और वायु की दिशा, किस दिशा में जो है इसका मूवमेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, चक्रवात के द्वारा जो विनाश होता है, जो तबाही होती है वो कैसे होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि चक्रवातों द्वारा जो विनाश हो रहा है वो कैसे, अभी हम लोग ने ये देख लिया चक्रवात कैसे बनता है, ठीक है। तो तबाही का देख लेते हैं। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर ढकेलती है। यही जो तेज तेज पवन है, बाहर वाला जो एरिया होता है वो इतनी तेजी से इसका मूवमेंट होता है कि जो समुद्र का जो जल होता है उसको काफी मीटर की ऊंचाई तक के उसको जो है उठ जाता है, जल की जो लहरें जो बनने लग जाती है ना, तो इसको जो है मतलब कि तट की तरफ पानी को ढकेलने का ये काम करती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। ये जो मतलब पानी का जो है मतलब तट की तरफ पानी का ढकेलना, ये जो है जो शुरुआती संकेत होते हैं, चाहे जितनी भी दूर चक्रवात हो, ठीक है, तो मतलब चक्रवात आने वाला है। अब यहाँ पे है चक्रवात के तट को पार करते समय, अब क्या है, जब चक्रवात आ गया तो उसको तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति। अब वहाँ पे पानी को तो एक तो समुद्र के पानी को एक तो जो है उसने ढकेल दिया तट की तरफ, दूसरा उसके साथ वर्षा भी हो रही है, तो लगातार जो वर्षा है वो बाढ़ की स्थिति को, और बाढ़ तो आई ही है, इसको और भी ज़्यादा भयावह बना देती है। तो चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग वाली जो पवन है वो लेकर के आते हैं। ये पवनें जो होती हैं जो कि घरों, दूरभाष, अन्य संचार प्रणालियाँ जो होती हैं या फिर वृक्ष वगैरह जो होते हैं आदि को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं, तो जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि जब चक्रवात वगैरह आते हैं तो उसमें अक्सर करके हम लोग को सुनने मिलता है कि जो घरों की जो छतें होती हैं, ठीक है, अगर वो थोड़ी कमज़ोर हैं तो वो उड़ जाती हैं। तो रीज़न क्या होता है, रीज़न यही होता है कि अभी जो हम लोग ने बॉटल वाला जो देखा था वही यहाँ पे चलता है। क्योंकि देखिए जब जो है ये चक्रवात आते हैं या इस तरीके की आंधी आती है तो पवनें बहुत ही ज़्यादा उच्च वेग की होती हैं। तो वो जो पवनें होती हैं वो इतनी उच्च वेग की चल रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर जिस जगह उच्च वेग का चल रही है, जिस जगह मतलब ये तेज़ पवनें हैं, वहाँ का जो प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो गया। प्रेशर कम हो गया, लेकिन जो घर है, घर के अंदर तो पवन तो है नहीं, ठीक है, तो घर के अंदर पवन नहीं है तो वहाँ का प्रेशर जो है वो अपना बाहर के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, तो वो अब छत को बाहर की ओर ढकेलेगी, जो निम्न दाब जो है उसकी ओर ढकेलेगी। तो अगर कमज़ोर छत होती है तो वो उड़ जाती है। यही रीज़न होता है कि छतें जो होती हैं वो उड़ जाती हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं। एक है टोर्नेडो का प्रतिबिंब दिखाया गया है। टोर्नेडो जो है वो आसमान से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, वो मतलब बादलों का ऊपर से बनना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं अपना जो भी तबाही मचानी होती है। तो ये टोर्नेडो का प्रतिबिंब दिखाया गया है। दूसरा यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, पवन के वेग को मापने के लिए ये वायु मापी है। इससे ये पता चलता है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जो है मूवमेंट करता है तो ये पता चल जाता है कि उच्च वेग की अगर यहाँ पे वायु आ रही है तो इसका मतलब है कि चक्रवात बनने की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो लास्ट हमारा पॉइंट है टोर्नेडो। टोर्नेडो होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं? तो देखिए टोर्नेडो गहरे रंग के कीप के आकार की ये बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी जो संरचना होती है वो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। जो कीप जैसी संरचना होती है ऐसा लगता है कि आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर सकता है, ठीक है। और ये जो टोर्नेडो हैं वो चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं। टोर्नेडो की यही एक खासियत होती है कि क्योंकि इनका जो मेन मतलब मिड सेंटर जो होता है, चक्रवात के बीच में भी बन सकते हैं ना, तो मिड सेंटर जो होता है वो निम्न वेग का होता है और जो है बाहर जो हाई वेलोसिटी जो है मतलब प्रेशर रहता है। तो इससे क्या होता है कि चीज़ों को ये अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। वही एक तरफ से खींचते हैं, दूसरी तरफ से जो है मतलब बाहर फेंकते जाते हैं, इस तरीके का पूरा रहता है, ठीक है। तो ये था जो हमारी मतलब चैप्टर था कि पवन क्या होती हैं, तूफान कैसे आते हैं, कि क्या क्या तबाही मचाते हैं, बाढ़ का जो मतलब चक्रवात जब आता है तो वो बाढ़ की जो संभावना होती है इसको और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। और टोर्नेडो कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर में अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।